नमस्कार, मैं हूं तनिषा चौहान और आज हम आपके रूबरू हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे को लेकर। वो मुद्दा है एच-रेरा का, यानी कि हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। रियल एस्टेट में बहुत ही ज़्यादा बदलाव इस सेक्टर में आने की ज़रूरत है, क्योंकि लोगों में विश्वास जो है वो बहुत कम हो गया है। रियल एस्टेट में बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं कि डिक्लाइन जो है वो काफ़ी सालों से देखने में आया है। साथ ही कंज्यूमर के मन में हमेशा एक डर रहता है कि वो जो भी प्रोजेक्ट खरीद रहा है उसमें कोई देरी ना हो, कोई गड़बड़ी ना हो। इसके ऊपर अब एक पैनी नज़र जो है वो रहेगी रेरा की। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ है के खंडेलवाल, जो कि गुरुग्राम बेंच के एच-रेरा के गुरुग्राम बेंच के चेयरपर्सन हैं। सर, सबसे पहले लोगों की अगर हम बात करते हैं तो वो जानना चाहते हैं कि अगर हम घर खरीदते हैं, हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, रेरा के आने के बाद वो कितना आसान रहेगा? रियल एस्टेट सेक्टर में जी। पिछले कई वर्षों से ये आम धारणा बनी हुई थी कि जो बायर्स हैं या एलओटीज हैं उनको चीट किया जा रहा है। जी। और एक धारणा ये बनने लगी कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट आने के बाद बायर्स को प्रोटेक्शन मिलेगी, लेकिन डेवलपर्स के साथ सख्ती होगी। जी। मैं सबसे पहले तो ये धारणा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट है 2016 का, ये एक्ट बैलेंसिंग एक्ट है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी ग्रोथ हो, उसमें बढ़ोतरी हो। तो जो रियल एस्टेट सेक्टर के 3 स्टेक होल्डर्स हैं मेन। सबसे पहला स्टेक होल्डर तो डेवलपर है। डेवलपर गवर्नमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी भी हो सकती है, गवर्नमेंट का कोई कॉरपोरेशन हो सकता है, गवर्नमेंट कोई अथॉरिटी हो सकती है, जैसे हरियाणा में हुडा है, हाउसिंग बोर्ड है या HSIDC है, और ये प्राइवेट आदमी भी हो सकता है। दूसरा स्टेक होल्डर है वो है ब्रोकर या एजेंट या मिडिलमैन, जो कि डील्स को स्ट्रक कराता है बिटवीन डेवलपर एंड दी बायर। और तीसरा स्टेक होल्डर है बायर। तो ये जो एक्ट है, इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द रियल एस्टेट स्टेक होल्डर्स, जिसमें तीनों ही कवर्ड हैं। एंड इसका जो मुख्य वो है कि ये बैलेंसिंग इफेक्ट है इसका, बैलेंसिंग द इंटरेस्ट। सो प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दी 3 स्टेक होल्डर्स, इस उद्देश्य को लेकर के एक्ट बनाया गया है। तो एक तो ये धारणा निकाल देनी चाहिए कि ये एक्ट किसी एक स्टेक होल्डर के खिलाफ है। इसमें जो भी गलती करेगा, यदि वो डेवलपर की गलती है तो डेवलपर को भुगतना पड़ेगा, यदि वो ब्रोकर की गलती है तो ब्रोकर के खिलाफ कार्रवाई होगी, और यदि वो एलओटी गलती है तो एलओटी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जवाबदेही जो है वो अब बनेगी, सबकी बनेगी, हर लेवल पर बनेगी। आपको क्या लगता है कि किस तरह की दिक्कतें जो हम कहें कि वो सामने आ रही हैं, या किस तरह से उसका निपटारा किया जा सकता है? देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये है कि हरियाणा में रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ बहुत फास्ट हुई। ग्रोथ फास्ट होने से बहुत सारे, एक तो एक्चुअल होम बायर्स आए और बहुत सारे इन्वेस्टर्स भी आए बायर के तौर पर। और जिस भी सेक्टर की बहुत फास्ट ग्रोथ हुई, क्योंकि अनरेगुलेटेड सेक्टर था, तो कुछ डेवलपर्स ऐसे आए, कुछ डेवलपर्स ऐसे थे जिन्होंने इसमें माल प्रैक्टिसेज और इरेगुलरिटीज में इन्वॉल्व हो गए। तो एक तो बड़ी स्पष्ट चीज़ है कि जो भी डेवलपर, जो भी बिल्डर माल प्रैक्टिस में, इरेगुलरिटीज में इंडल्ज होगा, उसके खिलाफ दोनों तरीके कार्रवाई होंगी। सिविल कार्रवाई भी होगी जिसमें उसको पिनलाइज किया सकता है, और क्रिमिनल कार्रवाई भी होगी जिसमें उसका प्रोसिक्यूशन होकर के उसको सेंटेंस भी किया सकती है। यहाँ तक आपने ये कहा कि जो बायर है, इस एक्ट के आने के बाद आप ये देखिएगा कि ये चेन रिएक्शन होगी। सबसे पहली चीज़ तो बायर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो बढ़ेगा, कि बायर को अब ये लगेगा कि उसका चीटिंग नहीं हो सकती, और यही अहम चीज़ है शायद। तो बायर की, जब ये बायर जो है तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ने से जेन्युइन बायर्स आएंगे। बायर जब जेन्युइन आएंगे तो रियल एस्टेट के जो डेवलपर्स हैं वो भी अपनी ओर से, क्योंकि वो चीट नहीं कर सकते, तो जो वो प्रॉमिस करेंगे, प्रॉमिस वही करेंगे जिस प्रॉमिस को डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि जो डेवलपर माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होने से बायर को भी नुकसान पहुंचा रहा था और सेक्टर को नुकसान पहुंचा रहा था, वो बिल्कुल सतर्क होकर के काम करेंगे। तो इससे रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ होगी, और रियल एस्टेट सेक्टर में जहाँ की ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी दोनों इसमें आएंगी।
और यही दो चीज़ें जो है हर कोई चाहता था इस पूरे चीज़ में। अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो गुरुग्राम में रियल इस्टेट एक अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो वहाँ पर जिस तरह से शहरीकरण हो रहा है, रियल इस्टेट की मांग बढ़ रही है, वहाँ पर आप किस तरह के हालात जो है प्रेजेंट सिचुएशन देख रहे हैं? देखिएगा कि गुड़गांव की अपनी लोकेशन के कारण रियल एस्टेट का जो डेवलपमेंट गुड़गांव में हुआ वो एक मॉडल के तौर पर उभरा। जी। यानी कंट्री में देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट 3 पर्टिकुलरली रियल एस्टेट लोकेशंस थी जहाँ मैक्सिमम रियल एस्टेट की ग्रोथ थी। सबसे पहली तो ग्रोथ थी रियल एस्टेट की गुड़गांव में, हरियाणा में, दूसरी नोएडा में और तीसरी बॉम्बे में। ये जो रेरा एक्ट बना है, रेरा एक्ट इन यहाँ 3 जगह जहाँ की बहुत सारे है ना कि यहाँ जो बायर्स थे पूरे पूरे कंट्री से थे, दिल्ली हो या बॉम्बे हो, दिल्ली और बॉम्बे में पूरे देश के लोग आकर के रहते हैं, तो पूरे वो लोग थे। और जब इस तरह की माल प्रैक्टिसेस सामने आने लगी तो गवर्नमेंट की ओर से सोचा गया 2013 से सीरियस इस पे थॉट हुई कि भाई कोई एक ऐसा कानून लाया जाए ताकि इसमें बायर जो है ना उसका चीटिंग ना हो। आपने नोएडा में बहुत सारे केस देखे, गुड़गांव में बहुत सारे केस देखे। इस सबके बावजूद रियल एस्टेट सेक्टर की डिमांड बरकरार है और रियल एस्टेट सेक्टर में आगे ये डिमांड बरकरार रहेगी। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 के आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत फास्ट ग्रोथ होगी। 4, 6, 8 महीने जो है ना स्टेबलाइज होने में लगते हैं सिस्टम को। जैसे ही स्टेबलाइज होता है उसके बाद बहुत फास्ट ग्रोथ होगी। और ऑब्जेक्टिव भी यही है कि रियल एस्टेट सेक्टर कंट्री में आज की तारीख में नंबर 2 सेक्टर है जो कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। तो रियल एस्टेट सेक्टर की रिक्वायरमेंट भी है। हमारे यूथ हैं, हमारे जो दूसरे स्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको रोजगार मिले, काम मिले। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से है ना रियल एस्टेट सेक्टर की ग्रोथ ओवरऑल कंट्री की इकोनॉमी के लिए आवश्यक है। और एट द सेम टाइम जो हमारा युवक है या जो हमारे स्किल्ड वर्कफोर्स है उसकी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए आवश्यक है। अगर हम गुरुग्राम की बात करते हैं तो एनसीआर सारा यही देखेगा। जब एनसीआर की बात आती है तो बहुत से विवाद भी जुड़ते हैं, तो उसके ऊपर किस तरह से चीज़ें जो हैं वो देखी जाएंगी? एनसीआर में राजस्थान का पोर्शन आता है, यूपी का पोर्शन आता है, हरियाणा का पोर्शन आता है। तो एनसीआर में डिमांड तो रहती है। और एनसीआर में ये नहीं है कि एनसीआर में मतलब कि गुड़गांव या नोएडा, डिमांड गुड़गांव और नोएडा को छोड़ कर के भी है। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि अर्बनाइजेशन इस तरीके से हो कि वो स्टैगर्ड हो, एक जगह कंसंट्रेशन ना हो। इसीलिए एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो है वो समय समय पर योजना बनाता है, एरिया का एक्सटेंशन करता है, डिफरेंट किस्म में टाउन को क्लासीफाई करता है। तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या हो ताकि लोग जो एग्जैक्टली दिल्ली में या गुड़गांव में या नोएडा में ना रह रहे हों, वो लोग भी यदि यहाँ काम के लिए आते हैं तो रहने के लिए उनकी सुविधाएं मैग्नेट टाउन से दूसरे वहाँ भी उपलब्ध हो सकें। हाँ जी, रियल इस्टेट के साथ बहुत से सेक्टर्स भी जुड़ जाते हैं जैसे आपने कहा। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं कि जो आम बायर है उसके मन में कई सवाल आते हैं कि कौन सी जगह जो है हमें जाना चाहिए। और अगर रेरा की बात करते हैं तो अभी अवेयरनेस उस लेवल पर नहीं है क्योंकि बहुत ही नए तौर पर गठन हुआ है। तो लोगों तक अप्रोच जो है इस बात की किस तरह से बनाई जाएगी? देखिएगा कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे मैंने कहा कि ये 3 स्टेक होल्डर्स को डील करती है। सबसे पहला जो स्टेक होल्डर है वो स्टेक होल्डर है डेवलपर। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास हर डेवलपर को प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? प्रमोटर्स कौन है उसके, क्या उनका एड्रेस है, क्या उनकी होल्डिंग्स है कंपनी में, जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है उस प्रोजेक्ट का कितना एरिया है, उस प्रोजेक्ट पर वो क्या बनाएंगे, क्या फैसिलिटीज़ देंगे, कॉमन एरियाज की क्या उसमें कॉन्सेप्ट रहेगी, जो फैसिलिटीज़ देंगे उनके क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, जो वो रियल एस्टेट डेवलप कर रहे हैं चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो कॉमर्शियल यूनिट हो, जो भी कुछ उसके स्पेसिफिकेशंस क्या हैं वो सारा के सारा उसने डिस्क्लोज करना पड़ेगा और वो पब्लिक डोमेन में होगा। जो रेरा की वेबसाइट है, कंसर्न रेरा की वेबसाइट पर उसको लोड करना होगा ताकि कोई भी बायर जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है वो वेबसाइट पर जाकर के डिफरेंट प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस, उनसे संबंधित आवश्यक जानकारी, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अपना निर्णय ले सके। तो ये जो है ना ट्रांसपेरेंसी, यानी पहले जो डेवलपर था, डेवलपर्स की सूचना जो है डेवलपर के पास थी या उनके एजेंट्स के पास थी और वो चाहते उतनी जितना वो चाहते थे उतना डिस्क्लोज करते थे। लेकिन अब
आवश्यक सूचनाओं से पूरी की पूरी रेरा की वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, जो कि बायर्स के लिए बड़ी यूजफुल होगी और बायर्स उसके बेसिस पर अपने निर्णय को ले सकते हैं। दूसरी चीज रजिस्ट्रेशन जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के कोई भी प्रॉपर्टी मार्केट में नहीं चल गया उसकी। उसमें यह है कि 500 गज से ज़्यादा का प्लॉट हो, 8 से ज़्यादा यूनिट्स हो, तो वो जो है कोई भी प्रॉपर्टी यदि इस तरीके की उसको पूरा करती है तो उस प्रॉपर्टी को जो है रजिस्ट्रेशन पहले कराना होगा प्रोजेक्ट का। रजिस्ट्रेशन के बाद ही वो सेल हो सकती है। और बिना रजिस्ट्रेशन कराए यदि कोई ऐसी कार्रवाई करता है तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया जा सकता है। तो रेरा के पास ये पावर्स हैं कि वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने के लिए कंप्लेंट फाइल करे। दूसरी चीज जो है, ब्रोकर जो था, कई बहुत सारे ब्रोकर्स जो चीज नहीं थी प्रोजेक्ट में उसको पोज करते थे और बायर को फंसा लेते थे। तो अब वो स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि रियल एस्टेट एजेंट जो है, ब्रोकर जो है, मिडिल मैन जो है, उसको ड्यूटी बाउंड किया गया है कि वही चीज डिस्क्लोज करेगा जो प्रोजेक्ट में है। यदि जो प्रोजेक्ट में नहीं है, जो नहीं दी जा रही है, और उसको वो गलत सूचना देता है तो उसके खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हो सकता है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसी तरह से एलओटी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि एलओटी ने जिस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है उसमें टाइमली वो किस्तें दे। टाइमली किस्तें देगा तभी जाके प्रोजेक्ट टाइमली कंप्लीट होगा। प्रोजेक्ट बहुत सारे डिले हुए, 5-5, 6-6 साल प्रोजेक्ट्स में हो गए। तो रेरा का एक उद्देश्य ये भी है कि टाइमली कंप्लीशन प्रोजेक्ट्स का हो, ताकि बायर जो है, बायर अपना प्लान कर सके भाई उसका उसे उसकी रियल एस्टेट अवेलेबल होगी। और नहीं मिले मान लो रियल एस्टेट उस टाइम पर, तो उसकी हैवी पेनल्टीज हैं जो डेवलपर पर। यानी रेरा में जो एलओटी है, यदि एलओटी को जो स्पेसिफिक डेट दी गई है उस डेट तक यदि उसको रियल एस्टेट अवेलेबल नहीं कराई जाती तो उसका 2 ऑप्शन है, ही मे कंटिन्यू विद द प्रोजेक्ट एंड ही मे डिसकंटिन्यू। इफ ही डिसकंटिन्यूज then he will get his money back along with interest. And if he would like to continue, then also he will get interest. अच्छा, यानी कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, और अगर आपको लगता है कि आपको वो सारी इंफॉर्मेशन रेरा पर नहीं मिल रही है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में कोई ना कोई धांधली है, तो आपको देखना होगा। इस मुद्दे पर बहुत सी बातें करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। बने रहें पीटीसी न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं एचरेरा की कि इसके आने के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में क्या बदलाव आएगा, लोगों के लिए कितना आसान होगा अपनी प्रॉपर्टी को खरीदना, और डेवलपर्स के लिए भी कितना आसान होगा अपनी प्रॉपर्टी को बेचना। सर, आपसे हम बात कर रहे हैं और हम जानना चाहेंगे कि गठन जो है रेरा का हो चुका है हरियाणा इकाई में, लगभग 6 महीने हो चुके हैं। तो किस तरह से, हम अक्सर कहते हैं कि स्टाफ की कमी रहती है, फंड्स की कमी रहती है, लेकिन इसके लिए क्या प्रावधान है? सबसे पहली चीज तो ये है कि रेरा जो है ये अपने आप में टोटली इंडिपेंडेंट इकाई है। रेरा में जो निर्णय है, चूँकि ये अभी हरियाणा में जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, रेरा 2 जगह कॉन्स्टिट्यूट की गई है, एक पंचकुला के लिए और एक गुड़गांव के लिए। जो गुड़गांव रेरा है उसमें भी, और पंचकुला जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसमें भी एक चेयरमैन और 2 मेंबर हैं। तो कोई भी आदमी जो भी इस रियल एस्टेट से संबंधित है, यदि कोई अपनी कंप्लेंट देना चाहता है तो वो कंप्लेंट अपनी रेरा के दफ्तर में दे सकता है। जो शिकायत वो दे रहा है उस शिकायत को एक पर्टिकुलर प्रारूप में देना होगा ताकि निर्णय में सरलता हो। क्योंकि रेरा एक्ट जो है ये प्रेस्क्राइब करता है कि जो अथॉरिटी है उसने 60 डेज के अंदर अंदर शिकायत का निपटारा करना है। 60 डेज के अंदर निपटारा करना है, तो जब तक फैक्ट सामने पूरे नहीं होंगे तब तक निर्णय आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या है कि जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी पंचकुला और गुड़गांव, इन्होंने एक फॉर्मेट डेवलप कर किया है। उस फॉर्मेट के अंदर ही वो सूचना उसने कंप्लेंट देनी है, ताकि जब कंप्लीट आपके पास सूचना होगी कंप्लेंट के बारे में, प्रॉपर्टी केस के बारे में कंप्लेंट है उसके बारे में सारी जानकारी होगी, तो निर्णय करने में आपको सुविधा होगी। और चूंकि कैसी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं, यदि आपके निर्णय से कोई संतोष नहीं है तो वो इसके खिलाफ अपील में जा सकता है, अपीलेट ट्रिब्यूनल में। अपीलेट ट्रिब्यूनल को हाई कोर्ट का सिटिंग जज या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज वो उसको चेयर करता है और 2 उसके मेंबर होते हैं। और वहाँ से भी संतुष्टि नहीं है
तो हाई कोर्ट में बन के इनको। तो इसका मतलब रेरा में एक तो क्या है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टाइम बाउंड डिस्पोजल है कंप्लेंट्स का। ऐसा नहीं है सिविल कोर्ट्स की तरह वो लंबे टाइम तक उसका लिटिगेशन चलता रहे। तो यहाँ जो कानून है, कानून में ही ये 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है। 60 दिन की समय सीमा से करने के लिए दूसरी चीज़ ये कि उसको ऑनलाइन फाइल करेगा कंप्लेंट को। ऑनलाइन ही मेथड है या ऑफलाइन भी नहीं, है? अभी ऑनलाइन। अभी चूंकि जब तक ऑनलाइन को जो इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक वो तैयार नहीं हो जाती तब तक ऑफलाइन भी ले रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम लोग है ना कि 1-2 दिन में ही एटलीस्ट ऑनलाइन के लिए जो बेसिक रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन ही लेना शुरू करें। क्योंकि हम लोग तो चूंकि आज हमने ज्वाइन किया है, या आज हमारी एक्चुअल फंक्शनिंग रगी शुरू हुई है। कल हम लोग अथॉरिटी की मीटिंग करने जा रहे हैं। अथॉरिटी की मीटिंग में जो बहुत सारे प्रोसीजर से कनेक्टेड जो मैटर्स हैं उनका डिसाइड करेंगे, रेगुलेशंस के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगे स्टाफ लेना है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी जो मेंबर्स को किस प्रकार से मतलब डिस्पोजल के लिए जो प्रोसीजर अपनाना है उसमें रेगुलेशन बनना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो अभी हाल जो मोटी मोटी बात यह है कि जो शिकायत करता है, शिकायतकर्ता ने 4 प्रतियों में अपनी कंप्लेंट देनी है। उस कंप्लेंट में वो जिस तरह से रिट पिटीशन के अंदर सूचना दी जाती है कि इंडेक्स दिया जाता है, इस डेट जो हिस्ट्री सीट दी जाती है कि डेट वाइज इवेंट्स की कब उसने बुक कराया, कब उसका क्या हुआ, और उसके बाद फिर उसकी एक्चुअल कंप्लेंट क्या थी और उस कंप्लेंट से कनेक्टेड उसके बाद उसने क्या एनेक्चर्स उसमें लगाए हैं। जब ये सारा वो दे देगा 3 कॉपी, तो एक कॉपी तो चली जाएगी तीनों यानी चेयरमैन के पास और दोनों मेंबर्स के पास। एक ऑफिस कॉपी बनी रहेगी और एक कॉपी जो है, जो ऑफिस कॉपी है वो, या एक एडिशनल कॉपी भी हम ले सकते हैं। उस कॉपी को हम भेजेंगे रिस्पोंडेंट को। रिस्पोंडेंट को नोटिस करेंगे तो उसका जवाब देगा। कोशिश हमारी होगी कि जो फाइल की जाए कंप्लीट डिटेल वो भी ऑनलाइन हो और रिस्पोंडेंट का जवाब ऑनलाइन हो। लेकिन जब तक ये नहीं होती तब तक हमारी कोशिश होगी कि उसको, चाहे हमने सम्मन भेजने हैं या हमने उसके लिए कोई डेट वगैरह की सूचना भेजनी है, वो एसएमएस के थ्रू जाए या ईमेल के थ्रू जाए। और जो रजिस्ट्रेशन जब करते हैं हम रेरा में, चाहे एजेंट का करें चाहे हम रजिस्ट्रेशन करें प्रोजेक्ट का, तो वहाँ प्रमोटर्स की कंप्लीट डिटेल्स, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो इसलिए है ना कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करके जो 60 दिन की समय सीमा है उसमें जो शिकायत का निपटारा करने की परंपरा शुरुआत से डालनी पड़ेगी। क्योंकि इसमें थोड़ा भी यदि लेट होती है तो इससे क्या है कि जो लोगों का कॉन्फिडेंस है वो जो एक संस्था खड़ी हुई है उस संस्था में यानी कि बहुत ही आसान है। आप ऑफलाइन या ऑनलाइन जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जो शिकायत है उसके बारे में बता सकते हैं। 60 दिनों के भीतर जो है निपटारा भी हो जाएगा और अगर आप इसके फैसले से खुश नहीं हैं तो इसकी भी रेमेडी जो है वो लोगों को मिलेगी। अच्छा सर, ये जो रेरा का ये सारा इसकी फंक्शनिंग रहेगी, ये सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स के लिए है या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं या हो चुके हैं उनके ऊपर भी रहेगा सर? देखिएगा कि रेरा की एप्लीकेबिलिटी के बारे में ये है, 1 मई 2017 को जो प्रोजेक्ट्स चल रहे थे और जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ था, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट रेरा में कवर्ड हैं। यानी जो एक्ट है, एक्ट का प्रोविजन तो ये है, जिन प्रोजेक्ट्स का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ 1 मई 2017 को, वो सभी के सभी रेरा में कवर्ड हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में भी ये मामला गया, बहुत सारे प्रदेशों के हाई कोर्ट्स में ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ये कहा कि सभी प्रदेशों में अभी इस पर कोई कार्रवाई अभी ना की जाए। हाई कोर्ट को कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट को इसका फैसला करने दिया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस विषय पर बहुत गहनता के साथ वहाँ बहस हुई और बहस का उन्होंने ये कहा कि ऑन गोइंग प्रोजेक्ट जिनका कंप्लीशन नहीं मिला है, पार्शियल कंप्लीशन का कोई मतलब नहीं है। हमने हरियाणा में कुछ रूल्स में यह था कि जिनका पार्शियल कंप्लीशन हो चुका है उनको बाहर कर दिया गया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट के इस निर्णय के बाद उन नियमों में परिवर्तन अपेक्षित है और सभी प्रोजेक्ट जो कि 1 मई 2017 को चालू थे और जिनमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया था, वो सभी रेरा की परिधि में आते हैं। जी, यानी कि जो इससे पहले के प्रोजेक्ट्स हैं वो विक्टिम्स हैं, उनके लिए कोई अभी तक फिलहाल जो है उनके लिए कोई सोल्यूशन अभी सामने नहीं आएगा, जो इससे पहले के प्रोजेक्ट्स है 1 मई 2017 से?
नहीं, 1 मई 2017 से पहले जो कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट प्रोजेक्ट होते हैं उनका तो यार अगर रेरा उसमें की कई तरह की दिक्कतें हैं, गड़बड़ी है या उसका उसके लिए तो दूसरी बहुत से कंज्यूमर फोरम है, कंज्यूमर कमीशन है, सिविल कोर्ट्स हैं, दे आर ऑल अवेलेबल। यहाँ एडिशनल चीज़ क्या है, कंज्यूमर कमीशन उसको डैमेज या कंपनसेशन दिला देता है। हम यहाँ कंपनसेशन और उसके सिवाय उसके क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन भी कर सकते हैं। जी 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 जी। अच्छा सर, जैसे आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात की कि ये सिर्फ बायर्स की प्लाइट सुनने के लिए ही एक इकाई नहीं है, बल्कि जो डेवलपर्स हैं उनकी भी बात सुनी जाएगी, एजेंट्स की भी बात सुनी जाएगी। तो सर हम एंड में लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आप क्या मैसेज देना चाहोगे तीनों को कि किस तरह से रेरा उनके लिए हेल्पफुल होगा, ना कि उनको डरने की ज़रूरत है इससे? देखो, रेरा में डरने वाली तो कोई बात है ही नहीं। जो सच्चा है उसको कोई, सांच को कोई आँच नहीं। जो झूठा है, जो धोखेबाज है, उसके लिए आज नहीं तो कल बकरी की माँ कब तक खैर मनाएगी। रेरा नहीं था तब भी जो चीटर्स थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती थी, कभी समय ज़्यादा लग जाता था। तो रेरा जो है ना, रेरा एक रियल एस्टेट सेक्टर में एक ईमानदार शुरुआत है, ताकि पूरे के पूरे जो उसमें ट्रांजैक्शन है उनमें ईमानदारी बरती जाए। रेरा जो है ना, हम लोगों का रेरा का लैंड यूज से लेना देना नहीं है। वी डोंट रेगुलेट लैंड यूज। लैंड यूज इज रेगुलेटेड बाई रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स ए स्टेट सब्जेक्ट। रेरा इज ए सेंट्रल एक्ट। तो रेरा कैन नॉट गेट इन टू द लैंड यूज, क्योंकि लैंड यूज जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है। रेरा कैसे आया, रेरा की क्या जेनेसिस है? रेरा जो है कंकरेंट लिस्ट में, जिसमें कि दोनों को कानून बनाने की पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी स्टेट गवर्नमेंट को भी। कंकरेंट लिस्ट में जो एंट्री है कि ट्रांजैक्शन ऑफ लैंड अदर देन एग्रीकल्चर, ये उस एंट्री को यूज करके बनाया गया है। एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके ट्रांजैक्शन ऑफ लैंड अदर देन एग्रीकल्चर, ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर। तो ट्रांजैक्शन जो है, ट्रांजैक्शन में जहाँ भी कहीं गड़बड़ी हो, ट्रांजैक्शन के कारण जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट में कंसील्ड क्लॉज डाल दी जाती थी, जो उसको तो फेवर करती थी बिल्डर को, लेकिन जो जहाँ बिल्डर गलती थी वहाँ बायर्स को कोई बड़ी रेमेडी नहीं थी। तो एक क्या मॉडल एग्रीमेंट आ गया। तो यानी जो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो माल प्रैक्टिसेस थी उनको स्टॉप करना, और उससे पेरिफेरल चीज़ें जो उस ट्रांजैक्शन को प्रॉपर तरीके से यानी ईमानदारी के साथ जो वो एग्रीमेंट हुआ है उसकी पालना हो, और उससे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको लेकर के रेरा बनाया गया है। तो इस लिहाज से है ना कि रेरा में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि जो बायर है और जो सेलर है, बायर और सेलर के बीच में जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट मॉडल एग्रीमेंट क्या हो, उस मॉडल एग्रीमेंट के बेसिस पर उनके बीच में उनके संबंध, जहाँ भी कहीं मॉडल एग्रीमेंट का वायलेशन होता है, जो भी पार्टी करती है मॉडल एग्रीमेंट का वायलेशन, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म है जहाँ वो अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, और उस कंप्लेंट का निस्तारण जो है वो 60 डेज में करवा सकते हैं। जी हाँ, तो इससे पता चलता है कि जो रेरा है वो बिल्कुल जवाबदेही तय करेगा, साथ ही साथ बहुत ही इस पूरे प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट कर देगा। यानी कि चाहे फिर प्लाइट जो है बायर्स की हो या फिर डेवलपर्स की, सबकी जो शिकायतें हैं यहाँ पर पहुँचेगी और 60 दिनों के भीतर ही इसका समाधान भी होगा। और इस पूरे प्रोसेस को बहुत ही आसान बनाने की कोशिश की गई है। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि रेरा का प्रोजेक्ट जो है रियल इस्टेट सेक्टर में बदलाव लाएगा, और वो बदलाव आएगा और दोबारा से रियल इस्टेट सेक्टर में हम एक बूम देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।